औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आपको इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम के एक और लेक्चर के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तानी अदालतों से मुतल्लिक़ है, पाकिस्तानी कोर्ट्स के स्ट्रक्चर से मुतल्लिक़ है, पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम है उससे मुतल्लिक़ है। तो ये लेक्चर जहाँ तक आपके चैप्टर नंबर 11 डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान या कोर्ट्स इन पाकिस्तान को डील करता है, वहीं पर ये लेक्चर आम आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए जर्नल इंफॉर्मेशन की भी हैसियत रखता है। यानी कि ये लेक्चर स्टूडेंट्स के साथ साथ, लॉयर्स के साथ साथ आम पब्लिक के लिए भी बराबर अहमियत का हामिल रखता है, क्योंकि इससे वो पाकिस्तानी जुडिशल स्ट्रक्चर को वो समझ सकेंगे। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप मेरे चैनल जुरिस प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लें और इसके आगे रेड कलर की घंटी के ऊपर प्रेस कर दें और ऑल के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो व्यूअर्स, बेसिकली LLB पार्ट 2 5 इयर्स प्रोग्राम इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम के अंदर चैप्टर नंबर 11 ये कंप्लीट करूंगा इस लेक्चर के दौरान, या इसके 2 हिस्सों के दरमियान इसको मैं कंप्लीट करूंगा। पार्ट 1 का हम आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जनरल इंफॉर्मेशन बहुत इसमें आपको मिलेगी। इसमें आपको पाकिस्तानी अदालती निज़ाम को समझने में मदद मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में अदालतों की कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं। कैटेगरीज़ के साथ साथ उनके जो बेंच हैं, उनकी जो सिटिंग प्लेस है, वो मामलात कौन कौन से हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कौन सी है और आम ऑर्डनरी कोर्ट्स कौन सी हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वो कोर्ट्स हैं जिनका जिक्र, जिनकी ओरिएंटेशन, जिनकी ओरिजिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर हमें मिलती है। मतलब इसका सादा अल्फाज के अंदर ये हुआ कि जो कानून पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान 1973 में जिन अदालतों का जिक्र किया गया, जिन अदालतों की क्रिएशन की गई, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जो सबसे इनकी सुप्रीम कोर्ट है, डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल शरीयत कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। और इसके अलावा कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी हैं, कुछ स्पेशल ट्रिब्यूनल्स भी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जिनकी क्रिएशन हुई है। तो इनके ऊपर तो हम तफसीलन लेक्चर नंबर 2 की मैं बात करूंगा। लेकिन बहरहाल ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं और दूसरी वो कोर्ट्स हैं जिनको हम ऑर्डिनरी कोर्ट्स कह सकते हैं, जो कानून के ज़रिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अलावा दीगर कवानीन के ज़रिए जो अदालतें कायम की जाती हैं, उनके ऊपर अभी ये लेक्चर पार्ट 1 उसके ऊपर मुश्तमिल होगा। तो व्यूअर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बाद बाकी कुछ ऐसी अदालतें हैं जो पाकिस्तान में मौजूद दीगर कवानीन की रोशनी में कायम की जाती हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि एंटी टेररिज्म एक्ट को मुतारफ़ करवाया गया, तो एंटी टेररिज्म एक्ट की कोर्ट भी साथ में मुतारफ़ करवाई गई। एंटी करप्शन एक्ट आया तो एंटी करप्शन की कोर्ट भी, स्पेशल कोर्ट भी, वो भी आ गई। नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट में मंशियात के केसेस से मुतल्लिक़ा कानून आया तो उसकी कोर्ट को भी मुतारफ़ करवाया गया। ये तो कुछ ऐसे कवानीन की मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो पाकिस्तान में जो जितने कवानीन लागू किए गए हैं, जो पार्लियामेंट ने या प्रोविंशियल असम्बली ने जो पास किए हैं, उनकी रोशनी में, उन कवानीन की रोशनी में कुछ कोर्ट्स को क्रिएट भी किया गया है, ओरिजिनल सतह के ऊपर भी और एपलेट सतह के ऊपर भी। तो इनको हम स्पेशल कोर्ट्स भी कह सकते हैं,
लीगल कोर्ट्स भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इनको नाम दिए जा सकते हैं। तो इस सिस्टम को हम इस तरीके से आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के अंदर जो इनिशियल लेवल के ऊपर जो परमानेंट कोर्ट्स हैं, जो परमानेंट स्टैट्यूटरी कोर्ट्स हैं, उनसे हम इसका आगाज़ करेंगे। उनमें से कुछ कोर्ट्स सिविल कोर्ट हैं जिनको हम दीवानी कोर्ट अदालतों के नाम से हम जानते हैं, कुछ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं जिनको हम फौजदारी अदालतों के नाम से जानते हैं। ये दोनों दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें मुख्तलिफ किस्म के कवानीन के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आईं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल कोर्ट्स के ऊपर, फिर हम इसी तरीके से क्रिमिनल कोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो जो हमारा पहला जो मौजू है वो सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सिविल कोर्ट्स या दीवानी कोर्ट्स किस कानून के तहत आजकल मर्ज वजूद में आई हैं या काम कर रही हैं। तो इस ज़िम्मन में जो कानून हमारे रहनुमाई करता है वो है सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962। सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 हमारी सिविल साइड के ऊपर जो अदालतें हैं उनसे मुतल्लिका हमारी रहनुमाई करता है। उस कानून के मुताबिक सिविल डिवीजन्स के अंदर किसी एक डिस्ट्रिक्ट को तकसीम किया जाता है, जिसको हम सब डिवीज़न क्रिमिनल साइड पे कहते हैं, तहसील आम लफ्ज़ों में रेवेन्यू साइड पे हम उसको कहते हैं। तो बहरहाल तो अब हम आगाज़ करेंगे कि सिविल डिवीज़न के अंदर जो जजेस की कैटेगरीज हैं, जो अदालतों की इकसाम है, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले 3 कैटेगरीज सिविल साइड के ऊपर मुतारफ़ करवाई गई। सिविल जज दर्जा अव्वल, सिविल जज दर्जा दोम, सिविल जज दर्जा सोम। ये 3 कैटेगरीज सिविल साइड के ऊपर सिविल केसेस के लिए मुतारफ़ करवाई गई हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इन तीनों जजेस की पावर्स के लिहाज से कि वो केसेस की समाअत के मामलात के लिहाज से, जुडिक्शन के लिहाज से। तो यहाँ पर इनके लिए पेक्यूनियरी जुडिक्शन, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर इनकी पेक्यूनियरी जुडिक्शन का भी जिक्र आया कि इन जजेस की पेक्यूनियरी जुडिक्शन भी मुतय्यन कर दी गई, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ मुशावरत के बाद वक्तन फ़वक्तन इसको चेंज कर देती है और नोटिफिकेशन के ज़रिए ऑफिशियल गज़ट में शाया करती रहती है। तो आजकल जो प्रिवेलिंग इनकी जुडिक्शन के मामलात हैं, जो पेक्यूनियरी जुडिक्शन के मामलात हैं, उनमें जो सिविल जज दर्जा सोम है वो 1 मिलियन मालियत के केसेस को सुन सकता है। यानी कि जो सिविल जज दर्जा सोम है वो हर वो केस सुन सकता है जिसकी मालियत 1 मिलियन से ज़ायद ना हो। 1 मिलियन मालियत के अंदर जितने भी केसेस आ जाते हैं वो सारे के सारे केसेस की समाअत सिविल जज दर्जा सोम करता है। उसके बाद सिविल जज दर्जा दोम। सिविल जज दर्जा दोम का जो अख्तियार समाअत रखा गया पेक्यूनियरी जुडिक्शन के मामला में वो 5 मिलियन रखा गया, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख मालियत तक वो केसेस की समाअत कर सकता है। और अगर इससे ज़ायद मालियत के केसेस होंगे तो उनकी वो समाअत वो नहीं कर सकेगा। उसके बाद सिविल जज दर्जा अव्वल। कानून में ये बात बता दी गई कि सिविल जज दर्जा अव्वल की पेक्यूनियरी जुडिक्शन अनलिमिटेड है। मीनिंग देयर बाय कि सिविल जज दर्जा अव्वल किसी भी मालियत का केस सुन सकता है, हाँ वो करोड़ों में है, लाखों में है, करोड़ों में है, अरबों में है, किसी भी मालियत का। उस सिविल जज दर्जा अव्वल के लिए मालियत की कोई कंडीशन नहीं है, अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुडिक्शन उसको हासिल है। तो ये 3 मामलात हैं तीनों कैटेगरीज के हवाले से सिविल साइड के ऊपर। सिविल जज दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम, और ये कोर्ट्स क्रिएट की गई हैं सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक।
اب ان کوٹس کے اوپر جو اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، یا جو ریویژنل کورٹ ہے یا جو ریویو کورٹ ہے ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہی سول کوڈ آرڈیننس وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈسٹرکٹ جج ہوگا، ایک ڈسٹرکٹ جج ہوگا، اور وہ سول جج یا سول جج باقی جتنے بھی اس کے سبارڈینیٹ ججز ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف وہ اپیل کا اختیار سماعت رکھتا ہے، ان کے فیصلوں کے خلاف وہ ریویژن نگرانی کا اختیار سماعت رکھتا ہے، ان کے فیصلوں کے خلاف ریویو نظر ثانی کے معاملات کا وہ اختیار سماعت رکھتا ہے. اور اس ہماری رہنمائی کے لیے سی پی سی سول پروسیجر کوڈ اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے رولز اینڈ آرڈرز والیوم 1، والیوم 2 اور والیوم 4 ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، جو کہ تمام کے تمام انہی موضوعات سے متعلقہ ہیں. یہ سول لیول کے اوپر، سول کورٹس کے اوپر یہ ایک ہائرارکی ہے، یعنی کہ لوئر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ڈسٹرکٹ جج، پھر اسی کے سبارڈینیٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہوگا، اس کے نیچے آ جائے گا سینئر سول جج جو کہ ایک ڈیزگنیشن ہے سینئر سول جج، پھر آ جائے گا سول جج درجہ اول، سول جج درجہ دوم، سول جج درجہ سوم. اور یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ جو سینئر سول جج ہوگا وہ لازماً درجہ اول کا جج ہی سینئر سول جج ہوگا، کیونکہ ایک ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ججز ہوں گے، سول ججز ہوں گے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ، جتنے بھی درجہ والے ہوں گے ان کا ایک سینئر سول جج ہوگا. یہ پرانی ہرارکی میں یہ معاملات تھے، لیکن اب پچھلے کچھ عرصہ سے جب سے الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا سسٹم آیا، منصور علی شاہ چیف جسٹس نے یہ سسٹم متعارف کروایا، تو پنجاب کے اندر 3 طرح کے ڈویژنز متعارف کروا دی گئی لوئر لیول کے اوپر. پنجاب میں 3 طرح کی ڈویژنز متعارف کروا دی گئی. ایک ڈویژن کو سول ڈویژن کا نام دیا گیا جس کا ہیڈ ہوتا ہے سینئر سول جج، جبکہ ایک ڈویژن کو نام دے دیا گیا فیملی ڈویژن کا، اور ایک ڈویژن کو کرمنل ڈویژن کا، جو کہ ہماری دوسری کرمنل سائڈ پہ جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس کا حوالہ بھی میں دوں گا. تو یہ ہرارکی تھی سول ججز کی لوئر جوڈیشری کے اندر. اس کے علاوہ یہ تو پرماننٹ کورٹس ہیں، اس کے علاوہ کچھ اسپیشل عدالتیں بھی قائم کر دی جاتی ہیں، مختلف قوانین کی روشنی میں وہ قائم کرتی ہیں، لیکن بیسیکلی ان کا اختیار سماعت بھی زیادہ تر وہ سول ججز کو ہی وہ دیا جاتا ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جتنے بھی رینٹ کے معاملات ہیں تو اس کے اختیارات رینٹ کنٹرولر کو دیے گئے، اور رینٹ کنٹرولر کی پاور جو ہے وہ سول جج درجہ اول کو دے دی گئی ہے. رینٹ کنٹرولر، رینٹ کے کیسز سارے اب یہ معاملہ آ گیا. اسی طریقے سے اگر فیملی کیسز ہیں تو فیملی کیسز میں جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961، مسلم فیملی لا ایکٹ 1964 اور جو اس کے رولز ہیں ان کے مطابق جو عدالتیں قائم کی گئی ہیں، فیملی کورٹس ان کو نام دیا گیا، اور ان کی پاورز بھی زیادہ تر سول ججز کو ہی دی گئی ہیں. لیکن وہ قانون کے مطابق مختلف عدالتیں ہیں، ان کے ججز مختلف ہو سکتے ہیں. وہ جو ججز ہیں وہ ڈسٹرکٹ جج کے اوپر مشتمل ہو سکتا ہے، یا آج کل جو پریکٹس چل رہی ہے کہ وہ بھی سول جج درجہ اول کو وہ اختیارات دے دیے جاتے ہیں فیملی ڈویژن کے، فیملی ڈویژن کے اوپر فیملی جج فیملی کورٹ کے اختیارات اس کو دے دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ گارڈین کورٹ کی اگر بات کی جائے تو وہی معاملہ فیملی کورٹ کی طرح گارڈین کورٹ بھی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ایک عدالت قائم کی گئی جس کا پریزائڈنگ افیسر ڈسٹرکٹ جج ہو سکتا ہے، یا اس سے نیچے والے جو آفیسر ہیں سول جج درجہ اول کو وہ اختیارات دیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار قوانین ہیں، وہ ہم سیپریٹلی بعد میں بھی ڈسکس کریں گے، جن کے ذریعے سول عدالتوں کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا. اگر ہم ان کی جوڈکشن کی بات کریں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سول جج درجہ سوم 1 ملین، سول جج درجہ دوم 5 ملین، سول جج درجہ اول ان لمیٹڈ مالیت کے وہ کیسز ہو سکتا ہے.
इसी तरीके से अगर हम डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें तो जहाँ पर वो एपेलेट वर्क करता है, रिवीनल कोर्ट के तौर पर वर्क करता है, रिव्यू के तौर पर वर्क करता है, वहीं पर उसको ओरिजिनल जुडिक्शन भी बाज़ मामलात में हासिल है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज के पास कुछ डायरेक्ट ओरिजिनल जुडिक्शन के तौर पर भी केसेस दायर किए जाते हैं, जिनमें आपको सिर्फ एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ऑर्डर 37 के तहत जितने केसेस होंगे वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में वो दायर किए जाएंगे। जो चेक से मुतल्लिका मामलात हैं वो उसकी कोर्ट में, प्रॉमिसरी नोट से मुतल्लिका जो मामलात हैं, चेक से मुतल्लिका मामलात हैं, बिल ऑफ चेंज से मुतल्लिका जो मामलात हैं, उनके केसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में दायर किए जाते हैं। तो अब यहाँ से दोबारा मैं वापस आता हूँ, इसी साइड पे दूसरी जो ब्रांच है क्रिमिनल ब्रांच है। सिविल ब्रांच को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम क्रिमिनल ब्रांच की तरफ आते हैं। तो वही तरीकाकार क्रिमिनल ब्रांच की जो अदालतें कायम की गई, इस हवाले से जो कानून हमारे रहनुमाई करता है, पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कानून रहनुमाई करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमारी रहनुमाई करता है, और उसके साथ लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 वो हमारी मुकम्मल तौर पर क्रिमिनल कोर्ट्स या फौजदारी कोर्ट्स के हवाले से, उसके स्ट्रक्चर के हवाले से, उनकी पावर्स के हवाले से वो हमारी रहनुमाई करता है। क्रिमिनल कोर्ट्स के हवाले से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 6 वो ओरिजिन है। सेक्शन 6 के ज़रिए क्रिमिनल कोर्ट्स को क्रिएट किया गया, ओरिजिनेट किया गया, ओरिएंट किया गया। तो सेक्शन 6 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के मुताबिक पाकिस्तान में जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो दो तरह की हैं। लोअर लेवल के ऊपर क्रिमिनल कोर्ट्स दो तरह की हैं। एक को नाम दिया गया कोर्ट ऑफ सेशन और एक को नाम दिया गया कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। सेक्शन 6 के मुताबिक दो तरह की अदालतें क्रिएट कर दी गई, कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। और इसी सेक्शन में हमें यह भी बता दिया गया कि जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होगी वो मुश्तमिल होगी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास, इनके ऊपर वो मुश्तमिल होगी। इसके अलावा एक और मजिस्ट्रेट भी है जिसको सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट का नाम दिया जाता है। वो भी इसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 30 के मुताबिक उस अदालत को क्रिएट किया गया जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को वो पावर्स दे सकती है हाई कोर्ट की परमिशन के साथ। और उसके अलावा जो हमने बात की कोर्ट ऑफ सेशन, तो कोर्ट ऑफ सेशन के हवाले से सेक्शन 9 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की वो मुकम्मल रहनुमाई करती है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो एक सेशन जज के ऊपर मुश्तमिल होगी, यानी मुख्तलिफ सेशन डिवीजन्स को मिलाकर उसके ऊपर एक सेशन जज को अपॉइंट किया जा सकता है, या किसी एक सेशन डिवीजन के ऊपर एक सेशन जज को अपॉइंट किया जा सकता है। सेशन डिवीजन से मुराद बाज़ औक़ात मुख्तलिफ अजला को मिलाकर एक सेशन डिवीजन का नाम दे दिया जाता है और उनके ऊपर एक सेशन जज बिठा दिया जाता है। बाज़ औक़ात किसी एक डिस्ट्रिक्ट को ही सेशन डिवीजन का नाम दे दिया जाता है, और आजकल यही फार्मूला चल रहा है कि पंजाब के अंदर हर ज़िला को सेशन डिवीजन की हैसियत हासिल है, और सेशन डिवीजन के अंदर एक सेशन जज की कोर्ट और उसके अलावा कुछ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, यानी कि सेशन जज के अलावा कुछ एडिशनल सेशन जजेस हैं और कुछ असिस्टेंट सेशन जजेस के ऊपर मुश्तमिल ये अदालती स्ट्रक्चर है। अब हम इनके अख्तियार समाअत के हवाले से बात करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सेक्शन 6 के मुताबिक कोर्ट ऑफ सेशन को ओरिजिनेट किया गया, तो सेशन जज के अलावा मजिस्ट्रेट की कोर्ट के जो अख्तियारात हैं उसमें मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास वो किसी भी पर्सन को 3 साल तक, मैक्सिमम 3 साल तक सज़ा दे सकता है, और फ़ाइन या जुर्माना 45,000 तक वो कर सकता है। इसके अलावा
دمان اور عرش کی سزا بھی وہ دے سکتا ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے ایک حوالہ آپ کو دے دوں، پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 53 اس میں 10 قسم کی پنشمنٹس اوریجنیٹ کی گئی ہیں، کریٹ کی گئی ہیں، جن میں قصاص بھی شامل ہے، دمان ہے، عرش ہے، دیت ہے، یہ اسلامک پنشمنٹ کے موضوع کے اوپر مشتمل ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈیتھ ہے، لائف امپریزنمنٹ ہے، پھر امپریزنمنٹ آف ایجر ڈسکرپشن ہے، فور فیچر آف پراپرٹی اور فائن ہے۔ یہ 10 قسم کی پنشمنٹس ہیں جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 53 میں بتائی گئی۔ اب مجسٹریٹ جتنے بھی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت جو عدالتیں قائم کی گئی ہیں، اگر عدالتیں پاکستان پینل کوڈ کے کیسز کی سماعت کر رہی ہیں تو وہ ان 10 میں سے کوئی ایک یا زائد پنشمنٹ دے سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس ایک میکسیمم وہ سزا 3 سال تک دے سکتا ہے، فائن وہ 45,000 تک کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ دمان اور عرش کی سزا بھی وہ دے سکتا ہے۔ اب بات کریں گے مجسٹریٹ آف دا سیکنڈ کلاس۔ مجسٹریٹ آف دا سیکنڈ کلاس اس میکسیمم 1 سال تک وہ سزا دے سکتا ہے، فائن وہ 15,000 تک فائن کی وہ سزا دے سکتا ہے۔ مجسٹریٹ آف دا تھرڈ کلاس، مجسٹریٹ آف دا تھرڈ کلاس 1 مہینے تک سزا دے سکتا ہے اور فائن 3,000 روپیہ تک کر سکتا ہے۔ یہ اس کی جوڈکشن کے معاملات ہیں۔ اب ہم نے ڈسکس کیا تھا ان کے علاوہ سیکشن 30 کا مجسٹریٹ بھی ہے۔ سیکشن 30 مجسٹریٹ کو میں نے کہا کہ وہ پروونشل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے ہائی کورٹ کی ریکمنڈیشن کے ساتھ، تو اس کا جو اختیار سماعت ہے سزائے موت کے علاوہ تمام قسم کے کیسز کو وہ سن سکتا ہے۔ سزائے موت کے علاوہ تمام قسم کے کیسز کو سیکشن 30 مجسٹریٹ سن سکتا ہے، اور اس میں جو میکسیمم پنشمنٹ وہ دے سکتا ہے وہ 7 سال تک دے سکتا ہے۔ یعنی کہ اس کے اختیار سماعت میں جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ 7 سال تک ہے۔ اگر باقی مجسٹریٹ کے اختیار سماعت جب وہ کیس سنتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سزا زیادہ بن رہی ہے، تو پھر وہ اس کیس کو سارے مجسٹریٹ وہ سیشن جج کی طرف فارورڈ کر دیں گے، پھر سیشن جج دیکھے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو ان مجسٹریٹ کے علاوہ کچھ مجسٹریٹ ایسے بھی ہیں کہ جو اسپیشل مجسٹریٹس ہیں، جو پروونشل گورنمنٹ قائم کرتی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پرائس مجسٹریٹ ہے، کوئی فلاں مجسٹریٹ ہے، کوئی فلاں مجسٹریٹ ہے، تو وہ پروونشل گورنمنٹ ان کو اپوائنٹ کر سکتی ہے، جو کہ اسپیشل مجسٹریٹ سیکشن 14 کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہم لوئر لیول کے اوپر سیشن ڈویژن کے اوپر سیشن جج کی بات کر لیتے ہیں۔ سیشن جج کی کورٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سیکشن 9 کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں درج ہے، جس کے مطابق سیشن جج جو اس کا اختیار سماعت میں کیسز کی سماعت آتی ہے ان تمام کیسز کو قانون کے مطابق وہ سن سکتا ہے۔ تو لہٰذا سیشن جج ہر طرح کا کیس سن سکتا ہے جو اس کے اختیار سماعت میں آتے ہوں، جن میں سزائے موت کے کیسز تک شامل ہیں، قتل کے کیسز تک شامل ہیں، سارے کیسز وہ سن سکتا ہے۔ اور ایڈیشنل سیشن جج وہ بھی سارے کیسز وہ سن سکتا ہے جو سیشن جج جن کیسز کا اختیار سماعت رکھتا ہے۔ تو یہ ویورز لوئر لیول کے اوپر کچھ کورٹ کا سٹرکچر تھا۔ تو ویورز یہ بیسک سٹرکچر تھا لوئر لیول کے اوپر سول کورٹس کا بھی، جس کا ہیڈ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ جج، اور کرمنل سائڈ میں سیشن جج اس کا ہیڈ ہوتا ہے، جو آلموسٹ زیادہ تر ایک ہی شخص دونوں فرائض سر انجام دیتا ہے لوئر لیول کے اوپر۔ تو اب ہم کچھ اسپیشل کورٹس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے اسپیشل کورٹس کا کہا کہ مختلف قوانین کے تحت ان عدالتوں کا قیام عمل میں آتا ہے، جس طرح فیملی کورٹس ہیں، گارڈین کورٹس ہیں، رینٹ کی کورٹس ہیں، اسپیشل کورٹس ہیں، اینٹی کرپشن کی کورٹس ہیں، بینکنگ کورٹس ہیں، کسٹم کورٹس ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں، ڈرگ کورٹس ہیں، کنسلیشن کورٹس ہیں، اسمال کلیمز اینڈ مائنر افینسز کورٹس ہیں، جوینائل کورٹس ہیں، لیبر کورٹس ہیں، اور اینٹی ٹیررزم کے کورٹس ہیں۔ مزید کچھ اسپیشل کورٹس میں
ट्रिब्यूनल्स वगैरह आ जाते हैं, लेबर ट्रिब्यूनल्स के आ जाते हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं, फेडरल सर्विस के ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं। इन्वायरमेंट के अलावा मुख्तलिफ कवानीन के मुताबिक डिफरेंट किस्म की कवानीन मर्द वजूद में आती रहती हैं। अगर कोई नया कवानीन आया, साइबर क्राइम के मामला आ गए, तो उनकी अदालतें भी मर्द वजूद में आ चुकी हैं। तो लिहाजा अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो लोअर लेवल के ऊपर सिविल स्ट्रक्चर और क्रिमिनल स्ट्रक्चर वो तो परमानेंट है अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल साइड पे और सिविल साइड पे सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 की तरफ से। और बाकी स्पेशल कोर्ट्स का हमने जिक्र कर लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अलावा लोअर जुडिशरी कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स मुश्तमिल होती हैं इन तमाम जजेस के ऊपर। लोअर कोर्ट्स भी इनको कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी इनको कह सकते हैं, स्पेशल कोर्ट्स भी इनको हम कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के हवाले से आपका कोई भी सवाल है, किसी ऐसी अदालत के बारे में जो मैं नहीं जिक्र कर सका, उसके बारे में कोई मामला है, कोई क्वेश्चन है, तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्स है वो एक सेपरेट लेक्चर होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।